हेलो एवरीवन, वेलकम आवर चैनल। तो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आई हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चोल राज्य के कृषि व्यवस्था और साम्राज्य में शासन व्यवस्था के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया कि किस प्रकार से चोल साम्राज्य था वह किस प्रकार से विकसित हुआ और किन राजाओं ने अपने साम्राज्य विस्तारण की नीति को किस प्रकार से उन्होंने अपनाया और अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। उसी क्रम में हम पढ़ेंगे कि कृषि और सिंचाई व्यवस्था क्या थी चोल साम्राज्य की, और वहाँ पे साम्राज्य शासन व्यवस्था क्या होती थी। हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि भव्य स्थापित कला और जो उन वहाँ की मूर्ति कला थी वह किस प्रकार से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए कृषि और सिंचाई व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का टॉपिक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कृषि और सिंचाई व्यवस्था के बारे में। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई हैं। चोलों की यानी चोल साम्राज्य की हम बात कर रहे हैं। तो चोलों की जो उपलब्धियां थी, कृषि में जो उपलब्धियां थी, वह नए विकास के माध्यम से संभव हुई हैं। मानचित्र में देखा जाए, देखेंगे हम, गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी से मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उछालती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। ठीक है, शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता मुहैया कराता है। तो क्या होता है कि जो बंगाल की कावेरी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में मिलती है वैसे तो जाकर, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि बंगाल में खाड़ी मिलने से पहले कई छोटी छोटी नदियों में बढ़ जाती है। ठीक है, अब ये शाखाएं क्या करती हैं, बार बार नदियों के पानी को उछालती हैं, जिससे किनारों पर जो उपजाऊ मिट्टी होती है वह जमा होती जाती है। शाखाओं का पानी यानी छोटी छोटी जो बटी हुई नदियां हैं उनका पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता मुहैया कराता है। चावल की खेती के लिए विशेष रूप से आर्द्रता की आवश्यकता होती है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी। अब कृषि की जो कहानी है यानी कृषि के बारे में समझें, तो जो तमिलनाडु का क्षेत्र था वहाँ पर कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं और 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हुई। हालांकि यहाँ पर कृषि बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन जो कृषि की एक्चुअल कृषि करना हुआ यानी बड़े पैमाने पर जो कृषि होने लगी वो 5वीं और 6ठी शताब्दी में आकर शुरू हो गई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। कुछ इलाकों में क्या होना था कि कृषि करने के लिए जंगलों की को साफ किया जाना था, यानी वहाँ जंगलों के पेड़ों को काटकर कृषि योग्य भूमि बनाई जा रही थी। और दूसरे इलाकों में क्या होना था, जो ऊबड़ खाबड़ जमीन थी उसको समतल किया जाना था। ठीक है, प्लेन करना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे, यानी डेल्टा क्षेत्रों में क्या होता था, बाढ़ आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती थी, जिसको रोकने के लिए वहाँ पर तटबंध यानी बांध के नुमा रास्ते या दीवारें बना दी जाती थी, जिससे जो बाढ़ का पानी है वो वहीं पर रुक जाए। और पानी खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का भी निर्माण करा होने लगा। अब पानी को खेतों तक लेके जाना है तो उस समय पाइप और मोटर्स तो हुआ नहीं करती थी, तो उस समय नहरों का निर्माण होने लगा। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। अब जो कई फसलें थी वो एक साल में जो फसलें थी वो साल में एक ही बार उगाई जाती थी, लेकिन कई बार फसलों कृषि को विकसित करने के लिए और अधिक करने के लिए साल में 2 बार उगाई जाने लगी। ठीक है, कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। अब कई जगहों पर क्या था, जो फसलों की सिंचाई करना था वो कृत्रिम रूप से किया जाना जरूरी था। ठीक है, यानी वहाँ पे अगर बारिश नहीं हो रही है तो किसी भी तरीके से या तो नहर से या किसी भी स्रोत से वहाँ पे सिंचाई करना ज़रूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियाँ अपनाई जाती थी। अब ये सिंचाई फसलों के लिए तो बहुत ज़रूरी, जैसे इंसानों के लिए, मनुष्यों के लिए खाना और पानी ज़रूरी है, उसी प्रकार फसलों को भी
पानी की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए सिंचाई की कुछ इलाकों में कुएं भी खुदवाए गए। कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करके विशाल सरोवर बनाए गए। अब सिंचाई करने के लिए तो सारी पानी की आवश्यकता होती थी, तो आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुएं खुदवाए गए। और जिन जगहों पर बारिश पर्याप्त मात्रा में होती थी, वहाँ पर बारिश के पानी को इकट्ठा करके विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम की योजना की ज़रूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देख रेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांव में रहने वालों लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। अब जो सिंचाई करने के लिए किन किन आवश्यकताओं की चीज़ें होती है, जैसे श्रम की आवश्यकता होती है, संसाधनों को व्यवस्थित करना होता है, इन कामों को देख रेख करना होता है, और यह भी तय करना होता है कि पानी का बंटवारा किस प्रकार से किया जाए। अब ये सारी चीज़ें जिम्मेदारियों को देखने के लिए गांव के शासक सामने आए, और जो गांव में रहने वाले लोग थे वो भी इन कामों में अपनी दिलचस्पी दिखाए, यानी इंटरेस्ट दिखाए, और ये सारे काम तभी संभव हो पाए। तो आप देख सकते हैं चोल साम्राज्य में किस प्रकार की सिंचाई और कृषि व्यवस्था थी, जिसमें हर कोई अपना सहयोग दे रहा था। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं साम्राज्य का प्रशासन जिस प्रकार संगठित था। अब प्रशासन जो था वो किस प्रकार से संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थीं, किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था। ठीक है, चोल साम्राज्य में किसानों की जो बस्तियां होती थीं उनको उर कहते थे। सिंचाई खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, तो उस टाइम जो चोल शासन में जो किसानों की बस्तियां होती थी वह उर कहलाती थी। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी, यानी जो सिंचित खेती थी वह समय के साथ बहुत ही समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। तो जो इस समृद्ध गांव होते थे उनके समूहों को नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय इकाइयों पर काम करते थे। तो जो ग्राम परिषद और नाडू मैंने किसको कहा, जो गांव के जो समूह होते थे, समृद्ध गांव के जो समूह थे, तो उन्हें नाडू कहा जाता था। न्याय करने वाले और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक काम किया करते थे। वे लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। तो जो विल्लाल जाति के जो धनी किसान थे वो केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू का जो समूह होते थे, गांव के समूह जो जिनको नाडू कहा जाता है, नाडू के कामकाज का अच्छा खासा नियंत्रण हासिल कर लिए थे। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मूविंद वेलन, यानी 3 राजाओं अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरयार यानी प्रधान जैसी उपाधियां दी, और इन्हें केंद्र के महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंप दिए गए। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार से चोल साम्राज्य की जो शासन व्यवस्था थी, साम्राज्य की शासन व्यवस्था थी और साम्राज्य का प्रशासन था, वो किस प्रकार से चलाया जा रहा था। अब आते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं भूमि प्रकार के बारे में। ठीक है, चोल साम्राज्य की भूमि प्रकार, उनमें क्या क्या मिलता है। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों को उल्लेख देखने को मिलता है। सबसे पहला आता है विल्लन वगाई। विल्लन वगाई में क्या होता है, गैर ब्राह्मण किसान भूमि का स्वामी होता है। ठीक है, जो गैर ब्राह्मण किसान होता है वो भूमि का स्वामी होता है। ब्रह्मदेव में क्या होता है, ब्रह्मदेव में यानी ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहते हैं। ठीक है, शाला भोग, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि शाला भोग के अंतर्गत आती है। देवदान और तिरुनमकुटनी मंदिर को उपहार में दी जाने वाली भूमि कहलाती है। पल्लित चंदनम जैसी ये जो भूमि होती है वो संस्थाओं को दान में दी जाने वाली भूमि होती है। हमने देखा कि ब्राह्मणों के समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मादेय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। अब इसी समय क्या हुआ कि
देखा गया कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि मिल रही है उपहार स्वरूप। तो इसी परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेर सारी ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आ गईं। ठीक है, भूमि अनुदान का ले लेकर प्रत्येक ब्राह्मण देखी देख रेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामी का एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशल पूर्त काम करती थी। इसके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों के पत्थरों की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का विस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थीं। इनके सदस्यता के लिए लोग जो योग होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। तो बच्चों, आपने सारी चीज़ें देखी कि किस प्रकार से चोल साम्राज्य में साम्राज्य और उसका प्रशासन किस प्रकार से किया जाता था, किस प्रकार से गाँव के समूह को अलग अलग नामों से जाना जाता था और वहाँ पे जो भूमि होती थी वह कई भागों में विभक्त थी। जो कुछ तो अनुदान के लिए दिया जाता था, कुछ शालाओं के लिए, कुछ विद्यालयों के लिए, तरह तरह की भूमि आपको देखने को मिलेंगी। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उसे अच्छे से क्लियर कराऊँगी। थैंक यू।